लोग सब क्या हाल चाल है, कैसा है फर्स्ट मैराथन के बाद हाल? अरे तुम लोग देखा, तुम लोग कितना लकी है, तुम लोग कितना लकी है कि ये वाला अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहा है। अप्रैल 2022 वाला एडिशन देखा, क्या फाड़ किताब बनाई है इन लोगों ने। हम तो अभी थोड़ी देर पहले खोल के देखा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। बोले वैसे ही चैप्टर 4 सर का दर्द था, अब तो और ज्यादा बढ़ा दिया सर का दर्द को। एक तो हाँ, एक चीज बढ़िया किया, एक चीज बढ़िया किया, बुक का जो कलर चेंज किया, आई पर्सनली लाइक इट। इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, पूरा किताब ब्लैक एंड व्हाइट है। मतलब ये जो तुमको यहाँ पे ग्रीन 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 से दिख रहा है, वो सब व्हाइट, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है, पूरा का पूरा मटेरियल। और सबसे बढ़िया, तो सबसे बेकार बात पता है क्या है, जो चैप्टर 4 के साथ इन्होंने हरकत की है, ठीक है, ऑब्वियसली जुलाई वालों के लिए रेलेवेंट होगा, ऑब्वियसली। सर आपका मित्र का हाल चाल क्या है, मतलब किसका? तो अब ये जो हो गया, ये तो अब जुलाई वालों को थोड़ा, मोदी जी तो एकदम मस्त है भैया, अब जुलाई वालों को थोड़ा सा खलबली है, खलबली होगा। अरे मैंने तो बाइक कब का ले लिया भाई, हम अपना केटीएम भी मंगा रहे हैं बैंगलोर से वापस, ठीक है। अरे ये 12th के लिए नहीं है, ये CSEET के लिए है। फिर 12th वाले उठ के आ गए। अरे जानते हैं तुम लोग हमसे प्यार करता है, लेकिन एग्जाम इन लोग का 7 तारीख को है भाई। तभी तो आज हम किसी का क्लास नहीं रख के खाली इन लोग को पकड़ पकड़ के डोज दे रहे हैं। सुबह से इन लोग को पकड़ पकड़ के डोज दे रहे हैं। कौन इन लोग को लिंक दिया भाई? मैंने खाली CSET में शेयर किया, तुम तो अपने ही नशे में रहता है। काहे के लिए हम लिंक देगा उन लोग को? ये सब इधर क्लिक बेट उकबेट का जरूरत नहीं है, ऐसे ही धंधा अच्छा चल रहा है। वो लोग फॉलो करता है, उन लोग को दिखता है कि सर इज लाइव, तो वो लोग आ जाता है। ऐसे ही धंधा अच्छा चल रहा है। ऐसी बात नहीं, कैटेगरी का टॉप एजुकेटर समझना है, नंबर 1। पहले नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे। आइए चलो, अच्छा टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से शुरू करते हैं। टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, एकदम ध्यान से। चैप्टर नंबर 4 इज चैप्टर फॉर सिलेक्टिव स्टडी। चैप्टर नंबर 4 इज चैप्टर फॉर सिलेक्टिव स्टडी ओनली, फॉर सिलेक्टिव स्टडी ओनली। इसमें बस 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी 3 चीजें? एक, बैंकिंग का ज्ञान, ठीक है, दूसरा म्यूचुअल फंड का ज्ञान, ठीक है, तीसरा आपका सिक्योरिटीज का ज्ञान। दैट इज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है, 3 ज्ञान। उसके अलावा आप एक जनरल रीडिंग दे दीजिएगा एग्जाम में घुसने से पहले, वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक जनरल रीडिंग इज मोर देन इनफ। From for a firm under monopolistic competition, the average revenue curve is a horizontal straight line, upward sloping, convex to the origin, downward sloping. It's downward sloping. Average revenue curve is downward sloping. क्योंकि तुम मोनोपोलिस्टिक में हो ना, तुमको अगर अपनी डिमांड बढ़ानी है तो तुमको प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। द कर्व इज लाइक दिस, ठीक है, द कर्व इज लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोप। ओके, आए चलिए। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 में। और अब आगाज करते हैं, जैसे सुबह आगाज करके एंड किया था, आज भी अब आगाज करके एंड करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बैंकिंग सेक्टर के साथ। हमारे देश में बैंकों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एमसीक्यू, जिस एरिया से मेरे को क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मैं उसके बगल में क्यू लिख दूंगा। सबसे पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। क्या 4 कैटेगरी क्या क्या है? एक, कमर्शियल बैंक, अभी तो दिखाया रे, लिखा तो है, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, ठीक है।
अच्छा, जिसमें सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन, बैंकों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर बैंकों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक। चारों के बारे में कुछ जनरल बातें सुन लीजिएगा। कमर्शियल बैंक मतलब वो बैंक जो सिर्फ लेता है देने के लिए। बहुत हेवी लग रहा गुप्ता जी, जो लेता है देने के लिए, मतलब जिसका काम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गिविंग ऑफ लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग बिच का प्रॉफिट, ये दलाल है। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक्स होते हैं जो रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं और इनका काम है देश की तरक्की, ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पेमेंट्स बैंक आज के देश का सच्चाई है, आज के देश की सच्चाई है पेमेंट बैंक, जिसको बोलते हैं पेटीएम। इनको पेमेंट बैंक पता है क्यों बुलाया जाता है? उसके पीछे रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि ये दल्ले हैं, दलाल होता है ना, ये दलाल है और कुछ नहीं है। क्योंकि पेटीएम क्या है? पेटीएम वास्तविकता में क्या है? कुछ नहीं है, खाली एक मीडिएटर है। फोन पे क्या है? एक मीडिएटर है। अब मान लो कि मैं दुकान में गया, दुकान में ना फोन पे का ऐसा करके वो लगा हुआ है स्कैनर, मैंने ऐसे करके फोन पे को स्कैन किया, स्कैन करके पेमेंट कर दिया। बेसिकली हुआ क्या, यहां मेरे अकाउंट से पैसा निकला, ठीक है, एचडीएफसी से, जो वेंडर है उसका पीएनबी में अकाउंट है, पीएनबी के पास गया पैसा, और बीच में जो मीडिएटर है उसने ये जो सेफ लाइन क्रिएट की है पैसे की, मीडियम बनाया, उसने अपना कमीशन काट लिया। दैट इज नोन एज अ पेमेंट बैंक, दैट इज इट। समझे? दैट इज इट। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? ये होते हैं आपस के बैंक। ये तब होता है, कोऑपरेटिव बैंक तब होता है जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप को बैंक की तरह रजिस्टर करती है। ये जनरली कहां होता है? ये जनरली स्मॉल टाउन्स वगैरह में होता है, जहां पे कुछ लोग मिलके कोऑपरेटिव बैंक खोल लेते हैं। ये म्यूचुअल कॉर्पोरेशन अमंग पीपल की वजह से बनके पैदा होता है। सबसे पहला, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनको कहां रजिस्टर्ड होना होता है? इनको रजिस्टर्ड होना होता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑल बैंक्स नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, 49। आज भी भारत देश में पब्लिक सेक्टर बैंक में 75% पैसा पब्लिक का डिपॉजिटेड है। 75% पैसा पब्लिक का डिपॉजिटेड है आज भी कमर्शियल बैंक में। 75%, ठीक है, स्टिल डिपॉजिटेड अंडर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, 75%, और बाकी का जो 25% है ये जाता है प्राइवेट में, ये जा रहा है प्राइवेट में। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से बैंक होते हैं? जो बहुत ही स्मॉल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। ये इनका मेन गोल क्या होता है? बैंकों का गोल समझना जरूरी है। द मेन कस्टमर्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूड माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे लोग। इसको ना आप बगल में माइक्रो बैंकिंग लिख सकते हो, दिस इज नोन एज माइक्रो बैंकिंग। छोटे लोगों को पैसा प्रोवाइड करने में लगे रहते हैं, ये माइक्रो बैंकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आता है पेमेंट्स बैंक। ठीक है, अब ये पेमेंट्स बैंक की मैं अभी बात कर रहा था आपको, देखो इसमें सबका एग्जांपल दिया हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट्स भी है, पता है, जैसे अमेज़न पे है वैसे एयरटेल पे भी है। हालांकि हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट ये भी एक तरह का पेमेंट मैकेनिज्म है। गूगल पे वगैरह ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा इजी टू यूज है, गूगल पे वगैरह ज्यादा इजी टू यूज है। इवन भीम इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, गूगल पे इज मच मोर सिंपलर, दैट इज व्हाट आई फील। आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आया मार्जिनल फार्मर को कौन क्रेडिट देता है, तो स्मॉल या रूरल रीजनल है। स्मॉल ऑब्वियसली स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखेंगे, भारत पे, करेक्ट। देखो यहां पे ना आपको ट्रेडिशनल बैंक और पेमेंट बैंक के बीच में ना डिफरेंस बिटवीन लिखाया गया है। ठीक है, एकदम सिंपल वाली चीज याद करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, एकदम सिंपल वाली। डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस ये चीज में है कि लोन लेना और लोन देने का काम पेटीएम बैंक नहीं करता है, पेमेंट बैंक नहीं करता है। कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंक इश्यू नहीं करता, और 1 लाख की लिमिट है प्लस इंडिविजुअल कस्टमर। गूगल पे भी 1 लाख रुपए की लिमिट है, आप 1 लाख से ज्यादा एक बार में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लो खाली ये डिफरेंस आपको याद करना है फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन, दैट इज इट, नथिंग एल्स। ठीक है, अब कोऑपरेटिव दो तरीके का होता है, एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव, एक होता है
एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव कहां पे लोकेटेड होता है? अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। स्टेट कोऑपरेटिव क्या होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, जो पूरे कोऑपरेटिव के बिजनेस को मॉनिटर करता है, जैसे आरबीआई पूरे बैंकिंग को करता है, तो ये कोऑपरेटिव को मॉनिटर करता है। पेटीएम में पे लेटर है ना सर? हाँ, कुछ 5000 तक का है। हम पेटीएम यूज नहीं करता, मेरे को समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, चोर है वो, इसीलिए तो आईपीओ फेल हो गया। नमस्ते भैया, नमस्ते नितिन, लेकिन तुम्हारी क्लास नहीं है बेटा, सीएसईटी CHAAT, ठीक है। अब ये देखो पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट पैटर्न लिखा है, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट पैटर्न लिखा है। जब तुम्हारे पास जिंदगी में बहुत ज्यादा टाइम है, कभी कभी होता है ना कि जिंदगी से बेरुखे हो गए हैं, ठीक है, कोई जिंदगी में काम धंधा नहीं है, तब आप इसको खोलिएगा, ठीक है। यार 75 बार फोन करता है, तब आप इसको खोलिएगा और तब आप इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अभी के लिए आप एग्जाम के लिए तो यहाँ पे दिमाग लग दीजिएगा, एकदम सिंपल सी, ठीक है। खाली एक चीज याद रखिएगा, इसका एक पॉइंट, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट इसका, कि कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड was the first NBFC to be converted into a bank. कोटक महिंद्रा है ना, जो कोटक महिंद्रा बैंक जो है, वो पहला NBFC है जिसको 2003 में को कन्वर्ट किया गया था फ्रॉम एन NBFC टू अ बैंक, कोटक महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। ये एकदम याद करना, क्योंकि देखो इसीलिए ना ये याद करने वाली चीज थी, इसीलिए हमने इसको मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में दिया, और कोई रीजन नहीं, इसलिए मल्टीपल टाइम्स दिया। तो तू एक काम करना, मैम से पूछ, मैम आपके हिसाब से सही डायग्राम क्या होगा, बनाइए, ठीक है। मैम से पूछ, मैम आपके हिसाब से, पहले तो तू अपना डायग्राम दिखा दे, तेरे पे भरोसा नहीं है, ये बात तो पक्की है। मैं बनाया क्या, तू बनाया क्या, उसमें तो मेरे को भरोसा नहीं, पहले दिखा, और फिर मैम से पूछ के मेरे को बता कि सही डायग्राम क्या। अगर मेरा गलत है तो मैम का सही होगा ना, तो क्या सही है थोड़ा बता, ठीक है। आना आगे बढ़े, अरे वो बच्चा है, छोड़ो ना, इधर अब मैं वेट कर रहा हूँ, अब आज रात के एंड तक मेरे को दिखा दीजिए। हाँ हाँ, भेज भेज भेज, देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये चीज हुई। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारा डेटा दिखेगा, लटपट एकदम नंबर उम्बर भरा पड़ा है, सबसे डरना नहीं है, ठीक है। ये सब डेटा इन लोगों को खुद को भी नहीं पता है, ये इन्होंने न्यूज़पेपर से गूगल करके निकाला है, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन लेने की दरकार नहीं है, आपको खाली क्या पता करना है वो मैं बताऊं, ठीक है। इंडिया के फाइनेंस सेक्टर को मॉनिटर करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS। अरे साहिल, तो अल्टरनेटिव प्रोफेशन में मछली फिशरमैन क्यों नहीं ट्राई करता? पकड़ने का बहुत शौक है तेरे को, वहां जाएगा तो इसको अच्छे से पकड़ पाएगा। समझा? पकड़ू आना। सो DFS स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि DFS क्या चीज के लिए स्टैंड करता है, क्योंकि CSAT के पेपर में फुल फॉर्म काफी बार पूछा जाता है। यश क्या पूछ रहा है? मैं सोचा रहा हूं, मैं अकेला हूं यहाँ बहुत, तो कहीं ही सेम डेट क्या एग्जाम CSAT? बेटा पहले ना तुम गुटखा थूको, ठीक है, फिर तुम आराम से लिखो जो तुम लिखना चाहते हो, ठीक है। और जो हाथ में थोड़ा बहुत गुटखा लगा है उसको धो लो, फिर आराम से तुम लिखो, हम पढ़ ले, क्योंकि ये टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते तो शाम हो जाएगी, ठीक है। ये हमको लगता है ना, यही लैंग्वेज में तुम बेटा लव लेटर लिखता होगा ना अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज में, जैसे अगर उसका बाप पढ़ भी ले तो उसको समझ में ना आए कि ये लड़का लिखा क्या है, तरस खा जाएगा उसका पिता, ये छोड़ो यार, ये लड़का आगे नहीं बढ़ पाएगा जी, कोई बात नहीं, हटाओ, रहने दो, हैं? विमल कमला पसंद
आना इधर। चलो अभी आप देखोगे इन्होंने एक पार्टीशन किया है। अभी बैंकिंग का ना थोड़ा सा सेक्टर आपको पढ़ाया गया, बैंकिंग का पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं फ्लो नहीं तोड़ूंगा, मैं बीच में म्यूचुअल फंड को नहीं घुसाऊंगा, मैं पहले बैंकिंग खत्म करूंगा। तो अब आप दूसरे वाले में चलिए, म्यूचुअल फंड को छोड़िए, बीच में रेस्ट दीजिए इसको, पहले बैंकिंग को खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ और शुरू करेंगे। तो अभी तक आपने बैंकिंग के बारे में जो देखा, उसमें आपने क्या क्या देखा, एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। बैंकिंग के 4 सेक्टर हैं, कमर्शियल बैंक, ओए बोलो ना, हेल्प करो ना, जल्दी करो ना, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ये 4 सेक्टर है। कमर्शियल बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में होना है, कोऑपरेटिव में 2 आती हैं, एक अर्बन एक सेमी अर्बन कोऑपरेटिव। सेमी अर्बन कोऑपरेटिव अर्बन एरियाज में और सेमी एरिया अर्बन एरियाज में रहती है, स्टेट कोऑपरेटिव सेंट्रल लेवल पर रहता है। उसके बाद पेमेंट बैंक 2 काम नहीं कर सकता, लोन लेना देने का काम नहीं कर सकता, ठीक है, और 1 लाख से ऊपर का पेमेंट पेटीएम बैंक से, पेमेंट बैंक से नहीं किया जा सकता और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा। 75% of the public deposits are held by the public sector bank only, ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखा हाँ कि हमारे देश का पहला एनबीएफसी जिसने अपने आप को बैंक में कन्वर्ट किया था वो था कोटक महिंद्रा लिमिटेड, और डीएफएस का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आपने अभी तक देखा। इसके बाद आगे बढ़ो। बैंक 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे अच्छी फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, हाँ कोटक का मैसेज रोज आता है, इसी से याद रखना कि वो कन्वर्ट हुआ, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की शुरुआत हमारे देश में अंग्रेजों ने की थी। सबसे पुराने बैंक इन्होंने जो इंडिया में बनाए थे वो थे ब्लैकबेरी मैसेंजर, बीबीएम, ब्लैकबेरी मैसेंजर, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। उसके बाद ये 3 बैंक को साथ में कंबाइन करके इन्होंने इंपीरियल बैंक बनाया, और फिर इंपीरियल बैंक को 1955 में मर्ज कर दिया गया एसबीआई को क्रिएट करने के लिए, एंड दैट मेक्स एसबीआई द फर्स्ट कमर्शियल बैंक टू हैव बीन एवर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, एंड द सेकंड बीइंग पीएनबी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई जो है, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1935, और आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 का, मतलब आरबीआई जो एक्ट है उसी के तहत आरबीआई को क्रिएट किया गया। पहले एक्ट बना, फिर उस एक्ट को चलाने के लिए बॉडी को क्रिएट किया गया है, ईयर 1935। ईयर 1969 हमारी हिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया ईयर है, क्योंकि इसी साल 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब है उनको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन दिया गया। कितना? 1 नहीं 2 नहीं 14%, और ये 14 के 14 सारे के सारे पब्लिक हैं। अगर आप इनके नाम चेक करोगे इनमें से एक भी प्राइवेट नहीं है। सर क्या हमें नाम याद करने, पागल हो गया? पहले इन्होंने 14 को किया, उसके बाद बाकी 6 बैंक को भी, छोटे छोटे बैंक को इन्होंने नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये थी, अभी भी मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं पर्सनली, बट अभी भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि आपने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज किया, समझ में आया, प्राइवेट का क्या, उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री में, बैंकिंग हिस्ट्री में 4 बहुत बड़े बड़े मर्जर हुए, ठीक है, जिसमें से सबसे सुनहरा मर्जर, सबसे बड़ा मर्जर, द लार्जेस्ट मर्जर इज नोन एज द मर्जर ऑफ द बैंक पीएनबी एंड ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी साथ में मिलके इज द बिगेस्ट मर्जर इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा कनारा और सिंडिकेट भी था, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक भी था, ये सब भी हैं, लेकिन जो और कनारा और सिंडिकेट, कनारा बैंक और सिंडिकेट बैंक, कनारा सिंडिकेट और फिर इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज किया गया था। आपको उनके नाम नहीं याद करते, क्योंकि 14 नाम तुम क्या, तुम्हारे ससुर भी याद नहीं कर पाएंगे, और याद तो छोड़ो, वो पूछेंगे नहीं तो तुम याद करके क्या उखाड़ लोगे, और वो भी यहाँ लिखे हुए हैं अगर आप पढ़ना चाहो तो। ये देखो 14 के 14 बैंक यहाँ लिखे हुए हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लेकर स्टार्ट करके बैंक ऑफ इंडिया, सारे के सारे बैंक लिखे हुए। एक भी देख लो, एक भी प्राइवेट नहीं है इसमें, सब पब्लिक बैंक्स, ठीक है, सब पब्लिक बैंक्स। अरे वो आपसे ये नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 14, 6, 4, ये सब नंबर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि वो आपसे नंबर ऑफ बैंक की ब्रांचेस पूछेंगे, नहीं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वो पूछे व्हाट इज द लार्जेस्ट मर्जर इन द बैंकिंग सेक्टर, और ऑप्शन में आपको पीएनबी, ओबीसी, कनारा, सिंडिकेट, बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद, और नीचे लिखे ऑल ऑफ द अबव, तो आप दया करके ऑल ऑफ द अबव ना चुने।
गायत्री न्यू बैच स्टार्ट होगा बेटा 11th मई से। न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th ऑफ मई। तो तब तक आप चिल करिए, एक हॉलीडे मना के आइए लद्दाख से, क्योंकि शायद उसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। तो एक हॉलीडे लद्दाख से मना के आइए आप आराम से, एक ट्रिप टू लद्दाख करिए और उसके बाद फिर हम लोग यहीं पे शिमला बनाएंगे। ओके चलिए, फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, फिर पकड़ू, आइए। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक में कौन कौन आता है? अब प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे पहली चीज न्यू प्राइवेट सेक्टर, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर याद करने। न्यू प्राइवेट सेक्टर, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर कितने हैं? 12। न्यू प्राइवेट सेक्टर कितने हैं? 9। टोटल मिला के कितने हैं? 21। ठीक है, टोटल मिला के कितने? 21, 21। सबसे बढ़िया चीज। ठीक है, आइए। एट प्रेजेंट देयर आर 12 ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, 12 के 12 का नाम लिखा हुआ है। एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया है 9। तो 12 और 9 दो तो यही एमसीक्यू हो गया, एक इधर एक इधर। ठीक है, 2 एमसीक्यू तो इधर ही निपट गया। उसके बाद अरे गरीब इंसान, वो दिमाग से गरीब है, इधर आओ चुपचाप। ठीक है, अच्छा अब फिर आया स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आप देखो तो देयर आर अ लिस्ट ऑफ 10 बैंक्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज स्मॉल। तो भैया ओल्ड 12, न्यू 9, स्मॉल 10। ठीक है, स्मॉल 10, इतना आप याद रख लो और यही नंबर आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएगा कि ओल्ड कितने हैं या न्यू कितने हैं, इतना तो गारंटीड है। ठीक है, इतना याद कर लो, बस हो गया। अब ये आपका बैंकिंग का सेक्टर यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका बैंकिंग का सेक्टर यहां पे खत्म हो जाता है। तो बैंकिंग के सेक्टर में आपने क्या क्या देखा? आगे वाली जो कहानी देखी थी वो तो देख ही ली। ठीक है, फालतू बदनाम कर रहा हूं तुमको। आगे वाली जो कहानी थी वो तो आपने देखी ली। उसके बाद की जो कहानी थी वो ये थी। ठीक है, ये जो अभी वाली मैंने कहानी बताई, ये कहानी ये थी कि प्राइवेट और पब्लिक को अलग अलग बांटा मैंने। उधर ओल्ड बताया 12, न्यू बताया 9 और 10 बताया बाकी वाले स्मॉल वाले। तो टोटल मिला के हो गया 12, 9, 21, 21 और 10, 31 बैंक। मेरे कोड का यूज करोगे, अब तुमको क्या पढ़ना? ठीक है, आना। और अगर पब्लिक में आएगा तो पब्लिक में वो 4 बड़े मर्जर के बारे में आपको पता ना। पहला बैंक का एसबीआई है, वो तो अब तक तो शायद याद हो गया। अरे लवी, कम से कम अपना टीचर का स्पेलिंग तो सही लिख। छोड़ दे, दोबारा मत ट्राई करियो, आपकी बार एन खा जाएगी। चलो म्यूचुअल फंड में आते हैं। ठीक है, ये दूसरा सेक्टर जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? 5 ईयर प्लान, कौन सा कहां पे आया, किस 5 ईयर प्लान में क्या क्या आया, वो सारी चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए मम्मा, चलो म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए शुरू, आइए। चलिए, तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो इंडिया ने देखा है वो है यूटीआई, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसपे पूरे इंडिया का ट्रस्ट है। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड व्हिच हैज बीन सेट अप बाय एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर 1963। ठीक है, अच्छा पहले यूटीआई का कारोबार पूरा का पूरा आरबीआई देखता था, लेकिन फिर यूटीआई और आरबीआई के बीच में क्या हो गया? डिवोर्स। ठीक है, तो ये डिवोर्स हुआ 1978 में। ठीक है, और जनरली क्या होता है, देखो जब डिवोर्स होता है तो लड़का लड़की दूसरे तरफ जाता है। बॉलीवुड के डिवोर्स की बात नहीं कर रहा बेटा, बॉलीवुड का डिवोर्स अलग तरह का होता है। बॉलीवुड में ऐसा डिवोर्स होता है कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हुआ और उसके बाद वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए और साथ में टाइम स्पेंड करे। तो डिवोर्स किस लिए किया था भाई? वो क्यों किया था? वो कोई पब्लिसिटी स्टंट था। ठीक है, तो ये बॉलीवुड वाला नहीं, एक्चुअल डिवोर्स के बारे में बात करें तो एक्चुअल डिवोर्स में क्या होता है?
ठीक है, कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स हो गया, उसके बाद हस्बैंड किसी और के साथ, बीवी किसी और के साथ, तो वही यहाँ पे भी हुआ है। म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का डिवोर्स हो गया है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है, उसका डिवोर्स हो गया है। किसके साथ? पहले उसके साथ पहले उसके आरबीआई के साथ संबंध थे, पेज नंबर बताएं 58। पहले उसका आरबीआई के साथ संबंध थे, आज आरबीआई से संबंध टूट के उसने आईडीबीआई के साथ संबंध बना लिया। एकदम सिंपल सी बात है। 1963 के अंदर यूटीआई का फॉर्मेशन हुआ, एक्ट का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक्ट, जिसके बाद जो यूटीआई बॉडी थी उसका पूरा का पूरा कारोबार 1963 में देखता था आरबीआई। उसके बाद आरबीआई और यूटीआई का डिवोर्स हुआ इन द ईयर 1978, और डिवोर्स के बाद अब यूटीआई मोहब्बत में है आईडीबीआई के साथ, ठीक है, अपरंपार मोहब्बत। तो ये हो गई फर्स्ट फेज की कहानी, ठीक है। सेकंड फेज की कहानी में क्या हुआ अब सुनो। अब कहानी में आया शाकाल, ठीक है, कहानी में आया शाकाल। अब सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला देश का सबसे पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड वाज द एसबीआई म्यूचुअल फंड। मतलब यूटीआई वाला तो सरकार का है ना, तो अगर उसके अंदर कोई म्यूचुअल फंड खुलता है तो वो तो यूटीआई का म्यूचुअल फंड हुआ। ये नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड सबसे पहला है देश का, विच इज द एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब ये ना जो सबसे पहले वाले हुए हैं ना, इनको ठीक से याद रखना। इसीलिए वहां पे जब सबसे पहला वाला एनबीएफसी जो बैंक बना था कोटक महिंद्रा, हम बोला उसको स्ट्रेस देके याद करना। यहाँ पे भी सबसे पहला क्या हुआ, एसबीआई सबसे पहला नॉन यूटीआई है, इसके सबसे पहले है, जो पहले आया उसको सब याद रखते हैं, फॉलोड बाय को कोई याद नहीं रखता, ठीक है, फॉलोड बाय को कोई याद नहीं रखता। और इसीलिए ना इंस्टीट्यूट भी आपसे जबरदस्ती वो चीज पूछता नहीं है, उसको पता है कि ये किसी को नहीं पता होगी, तो ऐसे क्वेश्चन डालने का कोई मतलब नहीं है जिसका आंसर कोई ना कर पाए। तो उससे अच्छा पेपर काम करो, हर एक पैराग्राफ की लास्ट लाइन से उठा के क्वेश्चन डाल दो, कोई नहीं पढ़ता वहां तक, सब फेल हो जाएंगे अगर वही करना है तो। और वो इंस्टीट्यूट नहीं चाहता, क्योंकि अगर सब फेल हो गए तो फिर एग्जीक्यूटिव का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? इंस्टीट्यूट वाला। फीस कैसे मिलेगी? इंस्टीट्यूट चलेगा कैसे? है तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ही ना बेटा, CSEET मयंक, है तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ही। एजुकेशन इज द बेस्ट बिजनेस दैट इज करेंटली इन द मार्केट। बाकी जब बाकी बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं तब भी ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। एनपीओ है सर, एकदम एकदम सब एनपीओ है, अनअकैडमी भी एनपीओ, सब वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हम भी तो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सब वेलफेयर। मजाक तो तुम लोग अपने साथ किया जब तुम ये सोचा कि आईसीएसआई वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मजाक तो तुम अपने साथ किया, हम कहाँ किए। आइए नेक्स्ट अब बात आती है, अब क्या हुआ, अब हर्षद मेहता स्कैम हुआ, ठीक है, इन द ईयर 1992। पहले सुनो क्या होता था। पहले जो सिक्योरिटीज मार्केट हुई करती थी ना, जहां पे शेयर वगैरह बिकते थे, ठीक है, उस मार्केट को भी ना आरबीआई कंट्रोल करता था। तो आरबीआई के तुम ऊपर सोच रहा है बोझा कितना था। आरबीआई देख रहा है म्यूचुअल फंड, देख रहा है सिक्योरिटीज मार्केट, देख रहा है बैंकिंग सेक्टर। तो अब क्या किया ना, पहले ना, अब बेसिकली आरबीआई के ना अंग काटे गए हैं बैठा बैठा के। पहला अंग इनका यूटीआई काटा 1978 में, हटा दिया उसको। अब इनका अगला अंग काटा, क्या चीज, 1978 में उसको हटा दिया। अब इनका अगला अंग काट के सेबी बना दिया। अब सिक्योरिटीज मार्केट भी इनके हाथ से छीन गई। तो अब इनैक्टमेंट हुई सेबी की, ठीक है, पहले एक हाथ काटा फिर दूसरा हाथ काट दिया, ठीक है, सेबी की। तो सेबी बना 1992 में अप्रैल को, क्या चीज के लिए? सिक्योरिटीज मार्केट को ओवरलुक करना, ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट को ओवरलुक करने का। और इसमें याद रखना एक आदमी थे कोठारी पाइनियर, who set up the first private mutual fund in the country in the year 1993। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इन्होंने सेटअप किया था कोठारी पाइनियर, ठीक है। कोठारी, कोठारी किसे याद है? कचौड़ी, कोठारी से कचौड़ी, कोठारी की कचौड़ी, हाँ, तो कोठारी की कचौड़ी एकदम फर्स्ट थी, हाँ,
सही बोले ना? हाँ, कोठारी की कचौड़ी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ भैया, जो ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था ना, उसको गोबर में डाल दिया, ठीक है, उसको रिपील कर दिया। रिपील कर दिया मतलब उसको हटा दिया, ठीक है। और जैसे ही इसको हटाया ना, इन्होंने देखा कि भैया यूटीआई का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, तो इन्होंने यूटीआई को ना दो एंटिटी में बांट दिया, एक स्तुति, ठीक है, और एक यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब यूटीआई म्यूचुअल फंड को सेबी के पास दे दिया, बोला इसका कारोबार सेबी देखेगा, और स्तुति फंक्शन करेगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है, स्तुति फंक्शन करेगा इंडिपेंडेंटली, ऐसा सबको लगा। बट स्तुति इंडिपेंडेंटली नहीं फंक्शन किया, स्तुति फंक्शन कर रहा था आईडीबीआई के अंदर, आईडीबीआई के अंदर। एंड व्हाट इज स्तुति? स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब हुआ कैसे, समझो। यहां देखो, पहले जो यूटीआई था उस पे आरबीआई कंट्रोल करता था, ठीक है, इन्होंने आरबीआई से कंट्रोल छीन के यूटीआई को आईडीबीआई के हाथ में दिया। फिर इन्होंने क्या किया, यूटीआई को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक हो गया स्तुति, ठीक है, डिवोर्स कर दिया, एक हो गया स्तुति, और दूसरा हो गया एमएफ, यूटीआई एमएफ, ठीक है, 2003 में। अब ये जो यूटीआई एमएफ है इसको सेबी देखेगा, और जो आईडीबीआई वाला है वो स्तुति देखेगा। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया ना, बिजनेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया, बिजनेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया, जिससे ना बिजनेस इक्वली बढ़ सके और कंट्रोल इफेक्टिव हो पाए, और कुछ बिजनेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया। एंड व्हाट डज स्तुति स्टैंड फॉर? स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अबे यूटीआई तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही है, एस और यू का खाली मीनिंग पता होना चाहिए। यूटीआई तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही है, खाली एस और यू का मीनिंग पता होना चाहिए, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग। बाकी यूटीआई तो ऐसे ही आ रहा है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। लोग बोलते हैं ये फुल फॉर्म कैसे याद करे स्तुति का? अरे स्तुति का कोई फुल फॉर्म है नहीं, यूटीआई तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही है। हाँ कसम, तो दूसरे की क्लास में आके जो नहीं करता है ना, वो अदरक आदमी अगर डायग्राम बना के ना उस पर गलत सलत मार्किंग करेगा ना, तो खाली डायग्राम का नंबर कोई टीचर नहीं देता है, ठीक है ना। यहाँ तुमने लिखा है कि वो डेल्टा इंक्रीज हो रही इन्वेस्टमेंट की, जो मन में आया लाइन टाना, मार्किंग तक नहीं किया तुम, और तुम एक्सपेक्ट कर रहा है कि टीचर तुमको नंबर दे देगा। कहाँ है यहाँ का मार्किंग? नीचे में तुमको याद था कि C+I लिखना है, तुम लिख दिया। ऊपर में बेटा तुमको याद नहीं था तो तुम खाली AD लिख के छोड़ दिया कि टीचर फिलिंग द ब्लैंक्स कर देगा। वो तो वहीं काट देगा, वो तो वहीं काटेगा ही काटेगा, ठीक है। और इन्फ्लेशनरी गैप जो तुम दिखाया है, इन्फ्लेशनरी गैप जो तुम दिखाया है, इन्फ्लेशनरी गैप ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जहां पे तुम्हारा डिमांड इतना है, ठीक है, जो होना चाहिए, और तुम इतने पे सप्लाई किया, ठीक है, जो कि बनता है ये पूरा एरिया, ये जो पूरा बक्सा है वो, ठीक है, तुम खाली आधा शेडेड रीजन बना के चला है। तो एरर तो तुम आधा से ज्यादा खुद ही किया है ग्राफ में। और ये क्या तरीका है बेवकूफ जैसा लिखने का? और तुम एडी की जगह एस लिखा है, तो एडी का ग्राफ है, एस तो इधर है, दोनों तरफ एस है। गलतियां तो तुम भर भर के किया है। और मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में मत बनाना। इट हैज टू बी अ बेटर डायग्राम वेयर जो तुम लिख रहे हो ना वो प्रॉपरली प्रेजेंटेबल हो, कुछ भी कहीं भी नहीं लिख सकते। इसी में तो टीचर गुस्सा होकर काट देता है, हम होते तो जीरो बैठा देते, ठीक है। आना आ गया। तो स्तुति और यूटीआई म्यूचुअल फंड दो चीज में इनको बांट दिया गया, एक स्तुति, दूसरा यूटीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। ए आशिकी इधर, हाँ नेक्स्ट, नहीं अपना ही चल रहा है रोमांस। आई ठीक है, इधर कुछ नहीं है खास। तुम तो बेटा शिवानगी, तुम्हारा तो गड्ढा आईसीआई खोद दिया, हमको तो कुछ करने का ही जरूरत नहीं। तुम्हारी कवर पे तो जो आईसीआई ने आज मिट्टी डाली है कि क्या बताएं। आज तो
हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया है, हैप्पी बर्थडे टू यू, सॉरी ICSI में पूरा हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। कोई बात नहीं, आज पार्टी मनाना, तुम जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद भैया लास्ट वाला था यहाँ पे, याद है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है SIP? जब आप एक अमाउंट प्रॉमिस करते हो और हर महीना अपनी पॉकेट से वो अमाउंट बार बार पेमेंट करते रहते हो ओवर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम, जितने साल का आपने म्यूचुअल फंड प्रॉमिस किया। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो अब अपना बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस डालूंगा। टोटल में हमारे देश में 57 इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसमें से 24 लाइफ का काम करती हैं और बाकी 33 लोग काम करती हैं जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन के साथ भी और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक है, LIC जो है वो अभी रिसेंटली अपने IPO के साथ आ रहा है इन द ईयर 2022 टू जनरेट मोर फंड्स। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले LIC इनैक्ट हुआ था 1947 में, सॉरी 1956 में, जो कंपनीज एक्ट का भी ईयर है 1956 में, और उसके कई साल बाद जाके 1987 में हमें यह समझ में आया था कि GIC भी जरूरी है। ठीक है, कि जनरल इंश्योरेंस भी कोई काम का है, ये भी हमारे लिए नेसेसरी। ठीक है, ये भी हमारे लिए नेसेसरी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, ये पूरी कहानी, तो एक बार ये कहानी देख के जाइए। 72 तो नहीं था, नहीं, हाँ वो याद हो रहा था, जो फर्स्ट सैलरी में जीवन बीमा करा रहा था, बेशरम होता है, पहली सैलरी है मैं क्या कराऊंगा, मैं जीवन बीमा कराऊंगा। अच्छा, झूठा, वो मर जाएगा, उनको शक है। ठीक है, वो मर जाएगा पक्का, वो पक्का मरेगा। अच्छा, पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर को, पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को मॉडरेट कौन करता है? IRDA। ठीक है, याद रखिएगा 56 और 72 दो साल है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 4, 10 और 2। ठीक है, 4, 10 और 2 15, 16 साल का अंतर है। ठीक है, इतने में एक बच्चा क्लास 10 पास कर लेगा, जब तक इनको रियलाइज हुआ कि ये जरूरी है। उसके बाद याद है मैंने आपको 2 स्कीमें बताई थी 2015 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन की ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये 3 योजनाएं 2015 के आसपास मोदी जी ने निकाली थी बैक टू बैक, जिसने इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को इंप्रूव किया और लोगों की हेल्थ को इंप्रूव किया। फिर से, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, घर की जीवन ज्योति कौन है? नौरा, है ना? आइए, तो इसी के साथ आपका बैंक, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस वाला पोर्शन खत्म होता है। अब आप आइए शेयर्स वाले पोर्शन में। ठीक है, अब आप आइए शेयर्स और सिक्योरिटी वाले पोर्शन। कहां गया? टाइप्स ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स में एक बात याद रखिएगा, शेयर्स 2 किस्म के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, उसमें कोई भी वोटिंग राइट आपको, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिसमें आपको वोटिंग राइट्स मिलता है और डिविडेंड मिलता है अगर 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 आपकी कंपनी को प्रॉफिट होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जिसमें कोई डिविडेंड आपको मिलेगा, वो भी गारंटीड परसेंटेज पे मिलेगा जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो उसका नाम प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि प्रेफरेंस को इक्विटी के ऊपर 2 चीज की प्रेफरेंस मिलती है, एक पहले डिविडेंड और दूसरा पहले कैपिटल। पहले कैपिटल मतलब कल को अगर कंपनी डूब गई, कल को अगर कंपनी डूब गई तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को उनका पैसा पहले मिलेगा। ठीक है, और नहीं सिक्योर्ड नहीं होते,
उनको बस उनका पैसा पहले मिलेगा कंपेयर टू इक्विटी, ठीक है, कंपेयर टू इक्विटी उनको उनका पैसा पहले मिलेगा, दैट इज इट, और कुछ नहीं। अरे भाई बहुत तेज आ रही है आजकल, रात में सोना नहीं हो पाता है ना, कुछ ना कुछ वो चलता रहता है। अभी वो एक नया चीज लॉन्च किए हैं कि सीबीएसई में रिटन टेस्ट लेंगे, तो उसके लिए पेपर बनाना है, तो वो भी है। आइए, तो ये जो लाइफ ऑफ एन एजुकेटर इज नॉट इजी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, माइन इज नॉट, ठीक है, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज आई मेड इट लाइक दिस, ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम हैप्पी। दया, वैसा कोई दया वाली भावना नहीं है मेरे अंदर की, मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई लव माय जॉब, है ना। तो भैया ये इक्विटी में अपने को क्या मिलता है, ये इक्विटी में अपने को क्या मिलता है, इक्विटी में ना अपने को ओनरशिप राइट मिलता है, वोटिंग पावर मिलता है, ओनर वाली फीलिंग आती है कि आपको मालिक है, ठीक है। प्रेफरेंस वाला क्या है, आज है कल नहीं है, अपने पास वोटिंग पावर, अपने से पूछा जाएगा कंपनी में, डिसीजन, अपना इज्जत है कंपनी में, क्या अपना इज्जत है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कौन कौन से होते हैं भाई, अच्छा एक्चुअली बात क्या है पता है, एक इन लोगों ने बेवकूफी क्या की है किताब में, ये टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, ये टाइप्स ऑफ कैपिटल है, इवन नॉट टाइप्स ऑफ कैपिटल, इसकी एक्चुअल हेडिंग होनी चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि अगर आप लॉजिक से जाओ ना तो ये सारे प्रेफरेंस के केस में भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इक्विटी के केस में ही होता है। तो बुक को थोड़ा थोड़े नशे हैं, धीरे धीरे इनके नशे ठीक होंगे। अभी ये बुक का कलर चेंज कर रहा है, धीरे धीरे जाते जाते कंटेंट भी चेंज करेंगे। चैप्टर 3 में तो भाई इन्होंने मार दिए रखे एकदम, अभी हम लास्ट में तुमको दिखा देगा पीडीएफ खोल के, नहीं तुम्हारे अंदर का आदमी काप उठाना तो क्या बात, मतलब हर टर्म जो मैंने आज तक सुना है सब उसमें उन्होंने डाल दिया है, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, ई करेंसी, सब कुछ उसमें है। आइए, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन इशू इन द मार्केट, इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज का वो हिस्सा जो मार्केट में अभी इशू हुआ है पब्लिक के खरीदने के लिए, उसको इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब उसमें से जितना हिस्सा पब्लिक खरीद ली है उसको सब्सक्राइब बोलते हैं, और जितना हिस्सा पैसा कंपनी ने मांगा और पब्लिक ने दिया उसको पेड अप बोलते हैं। राइट शेयर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। कंपनी ने एक बार शेयर इशू किए, पैसा ले लिया, अब हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अब कंपनी अगर दोबारा शेयर इशू करती है तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर खरीदने का पहले हक मेरे को मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, है ना, आई एम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो मैं कंपनी को बोलूंगा यार पहले मेरे को राइट दो ना, मैं नहीं खरीदूं तो दूसरे को जाके बेच देना, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट शेयर्स का राइट मिलता है, और अभी तो आप सेकंड लेवल पे जाओगे एग्जीक्यूटिव में, तो जो भी आप जहां पे भी पढ़ रहे होगे या कहीं से भी पढ़ रहे होगे, तो आपको वहां पे सिखाया जाएगा कि राइट शेयर्स ना रेशियो में दिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, जैसे मान लो रेशियो दे दिया 2:1, इस रेशियो का मतलब है कि जो आदमी दो शेयर ओन कर रहा है उसको एक एक राइट शेयर खरीदने का मौका मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, ये ऑप्शन है, आप फोर्स नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते मेंबर को कि तुम लो लेना पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं कर सकते। और ठीक है, और एक और चीज समझिए, जब आप किसी को कुछ बेचना चाहते हो तो डिस्काउंट देना पड़ता है ना, सो दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट देन द मार्केट प्राइस से थोड़े डिस्काउंट में, क्योंकि पता है आप लोग को शायद सोचने में दिक्कत होती होगी, आप उस नजरिए से नहीं सोचते जैसे मैं सोचता हूं। अगर घर में 2 बच्चे पैदा हो गए ना तो प्रॉब्लम यह है सब कुछ बट जाएगा, हाँ कि ना, बाप की जायदाद, घर में पिज्जा के स्लाइसेस, खाना, क्रीम बिस्किट, पॉकेट मनी, सब बढ़ जाएगा। और अगर एक रहा ना तो सब कुछ तुम्ही को मिलेगा, समझे। तो लड़कों एकदम सिंपल है, ऐसी लड़की खोजो जो माँ बाप की अकेली और बाप बहुत पैसे वाले, जिंदगी सेट, आगे पीछे कोई है नहीं, पूरा तुम्हारा इनहेरिटेंस, समझा स्कीम। तो ये होता है राइट शेयर्स, ठीक है, मिल जाएगी कुछ तरह। नेक्स्ट,
जानती हो मतलब करना ही नहीं होगी क्या? और देख बहन, अगर अगले के पास 1-1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 3 करोड़ का बिजनेस हो, सकल गई तेल लेने, तो समझ में आ रहा है लैम्बोर्गिनी की आवाज क्या होती है और कितने दूर तक जाती है? समझ में आता है बात? यार तुम भी बड़ी मजाकी हो भाई, तुम थोड़ा बड़ी हो तो तुम जिंदगी देखो, थोड़ा बड़ी हो। चलिए नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है भैया? अगर आपने कंपनी को कुछ अपनी तरफ से दिया है, एक वर्ड बोला था मैंने, याद है, इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरी राइट्स। आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है कंपनी के लिए जिसकी वजह से कंपनी को लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, लॉन्ग रन में कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो कंपनी क्या करेगी पता है? आज के आज आपको कंपनी के कुछ शेयर्स वो फ्री में दे देगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपने कुछ किया, एज अ गिफ्ट आपको दे देगी। आप बाद में चाहो उनको बेच के अपना पैसा निकाल सकते हो जब तुम आप चाहो। नहीं, मेरे को तो आईटीसी ने जो दिया था 200, वो तो ईसॉप था, वो तो ईसॉप था। वो अलग बात है कि वो ईसॉप था बट मेरे से पैसे नहीं लिए गए। नॉर्मली ईसॉप में कुछ तो पैसा दिया जाता है, बट डिड नॉट चार्ज मी एनीथिंग, दे गेव इट टू मी फॉर फ्री। दैट वाज जस्ट अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ वे टू ट्राई टू स्टॉप मी टू स्टे इन द सेम कंपनी। है ना? अब फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है देखो भैया, सबसे पहले प्रेफरेंस में आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव मतलब क्या है कि क्यूमुलेटिव मतलब जिसमें अगर आपने 1 साल डिविडेंड नहीं दिया तो घड़ा बढ़ते चला जाता है। हर साल का डिविडेंड ना आपस में क्यूमुलेट होता चला जाता है, इट कीप्स ऑन राइजिंग। और फिर जिस साल आपके पास पैसे हैं डिविडेंड देने के, ठीक है, उस साल 1 साल का नहीं लेंगे, गला पकड़ के हर साल का लेंगे जितने साल का बाकी था। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक और चीज बता देता हूं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में अगर आपने 2 साल कंटिन्यूअसली डिविडेंड नहीं दिया ना, तो इनके पास अचानक से वोटिंग राइट पैदा हो जाता है और ये तुम्हारे बोर्ड में आके बैठ जाते हैं, तुम्हारी नाक के नीचे, और इक्विटी वालों को उंगली करने लगता है। ठीक है, एंड दैट इज वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। ठीक है, क्योंकि तुम मतलब देखो, इक्विटी वालों को प्रेफरेंस वालों से बहुत डर लगता है। इक्विटी वालों को प्रेफरेंस वालों से बहुत डर लगता है, क्योंकि इनको पता है कि डिविडेंड आया हमें तभी नसीब होगा जब इनसे कुछ बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी डूब डाब भी गई तो अपने को तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अपने को तो कुछ नहीं मिलने वाला, जो लेंगे यही लेंगे। ठीक है, तो इनकी फटी पड़ी रहती है इक्विटी वालों से। और हमेशा एक चीज नोटिस करना, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो गए ना, तो आप पहले हमेशा देखते हो कि कंपनी में डेट कितना है, कंपनी में इक्विटी कितना है, उसके बाद आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। जैसे मैं बताता हूं आपको, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है 2:1। मतलब अगर कंपनी के पास 20 लाख का कैपिटल है और 40 लाख तक का डेट है, तो ये कंपनी सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर 40 लाख के ऊपर है तब ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है, ये हो सकता है आपको कुछ ना मिले। ठीक है, जब अगर कंपनी डूब जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? ये नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होता है, इसमें जो साल का डिविडेंड गया तो गया, ठीक है, वापस नहीं आता। ठीक है, जिस साल नहीं दे पाए, ओवर। नेक्स्ट, चलो ना यार। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सुनिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होता है जिसका पैसा आप, ठीक है, जिसका पैसा 20 साल के पीरियड के बाद वापस कर दो। ठीक है, नॉर्मली एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 53, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जैसा या इररिडीमेबल डिबेंचर जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सब कुछ रिडीमेबल होगा, आपने जो पैसा लिया है वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में बहुत महंगे रेट पे मिलते हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आई विल टेल यू व्हाट डज पार्टिसिपेट मीन। आपका जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है वो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है वो तो आपको मिलेगा ही। वो जी ही बोल रही है, मेरे को जीजू बोलने वाला कोई है नहीं, मेरी सेटिंग ऐसी है कि अकेला रहे, तभी तो एडवाइस दे रहे थे। और हम पूरे के पूरे सेकुलर हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स।
wherever there is money. As simple as that. आइए नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग क्या है? बेसिकली मान लीजिए आपके डिविडेंड में 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 7% प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि डिविडेंड का रेट 7% पे फिक्स्ड है। पार्टिसिपेटिंग है तो 7% के बाद अगर और प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो उसमें भी हिस्सा रखेंगे। तो ऑब्वियसली हम महंगा बेचेंगे आपको, जब इतना राइट्स आपको दे रहे हैं तो महंगा भी तो बेचेंगे, फ्री में थोड़ी ना देंगे। नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जहां पे बीच में घुसने का कोई चांस नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। सिर्फ डिविडेंड मिलेगा जैसे नॉर्मली आपको मिलता था नॉन क्यूमुलेटिव में, वैसे ही मिलेगा। हो सकता है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले क्यूमुलेटिव भी हो, पॉसिबल है, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर कैटेगरी आती है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। भैया कन्वर्टेबल वो होते हैं जो अपने आप क्यूमुलेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिंग सेम ही हुआ ना, जरूरी नहीं है ना, नॉन पार्टिसिपेटिंग क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। पार्टिसिपेटिंग तो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूं ना, डिविडेंड तो नॉर्मल वाला तुमको नॉर्मल शेयर पे मिलता ही है, तो ये तो नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले कोई से भी हो सकते हैं ना, ये भी हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं, और है ना। सिमिलरली वो ये भी हो सकते हैं, रिडीमेबल वाले भी हो सकते हैं और कन्वर्टेबल वाले भी हो सकते हैं, है ना। इसमें से क्वेश्चन आएगा टाइप से, बिल्कुल जो भी क्वेश्चन वाले रेलेवेंसी है उन्हीं को मैं पिकअप कर रहा हूं, जो नॉन रेलेवेंट क्वेश्चन वाले हैं उनको वन शॉट में कराया ही नहीं जाता, उनको मतलब नहीं है उससे, ठीक है। नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अंडर व्हिच कैटेगरी, ठीक है, देयर इज वोटिंग राइट्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अब आप बताओ, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। क्या आपको ऐसे लिख दिया राइट टू शेयर इन एक्सेस प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन एक्सेस प्रॉफिट पोस्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कौन से प्रेफरेंस शेयर में होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो आपको हर टाइप का मतलब तो पता होना चाहिए कौन सा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आया कन्वर्टेबल। सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? यहाँ पे पहले ही बातचीत हो गई है खरीदते समय कि भैया 20 साल के पीरियड के बाद पैसा वापस नहीं देंगे, पैसा लेने के लिए मुंह मत दिखाना, जितना पैसा आपका बनता है उसके लिए आपको इक्विटी शेयर दे देंगे, प्रेफरेंस का पैसा वापस नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे आप रोएं गाएं गिड़गिड़ाएं, नहीं करेंगे वापस, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, फिर आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब 20 साल बाद वापस, हाँ 20। नॉन कन्वर्टेबल मतलब यहाँ पे कन्वर्टेबल नहीं होंगे, इक्विटी में आपको 20 साल बाद आपका पैसा कैश में रिटर्न कर दिया जाएगा, आप लेके जाके बहामास में नाचो, ठीक है। लास्ट पार्ट, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कुछ नहीं होता, डिवेंचर्स एक लोन होता है, ठीक है। कंपनी एक सर्टिफिकेट पे, एक पेपर पे लोन देती है। एक्चुअली देखना चैप्टर 4 बड़ा है, तो एक ही पोर्शन खत्म करने में 1 घंटा लग गया ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में जब आते हैं तो अपने पास डिवेंचर्स मतलब क्या होता है? डिवेंचर का मतलब होता है लोन, ठीक है। अब ये लोन किस प्रकार के होते हैं डिवेंचर्स में, ठीक है। एक पेपर पे आपने प्रॉमिस किया है कि आप कंपनी को इतना पैसा दो, तो कंपनी आपको उस पर इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट रेगुलरली पेड होगा और कैपिटल आपको रीपे कर दिया जाएगा पीरियड खत्म होने के बाद। कुछ डिवेंचर होते हैं सिक्योर्ड, जिसमें अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, जिसमें अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो वो कंपनी वाले आके आपका एसेट उठा के लेके चले जाएंगे, जो डिवेंचर होल्डर है, और एसेट बेच के पैसा निकाल लेंगे। मींस देयर इज ऑलवेज अ सिक्योरिटी इन्वॉल्व्ड। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स वाले वो वाले होते हैं जिसमें, ठीक है, अनसिक्योर्ड मतलब वो वाले डिवेंचर्स होते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी है ही नहीं आपकी, ठीक है। यहां पे अगर पैसा डूब गया तो गया, खत्म, ओवर, खलास, एंड, ठीक है। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जिनका पैसा वापस कर दिया जाता है। लेट मी टेल यू समथिंग, ऑल डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट दिस मोमेंट, देयर आर नथिंग व्हिच इज नोन एज इररिडीमेबल डिवेंचर। नई वाली किताब से इसको हटा दिए, अभी वाला जो एडिशन था उसमें से इसको हटा दिया।
फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिनको आप पूरा का पूरा क्या कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी या प्रेफरेंस, ठीक है। पार्टली कन्वर्टेबल क्या होते हैं? 50% कन्वर्टेबल, 50% नॉन कन्वर्टेबल। 50% का पैसा दे दूंगा, 50% इक्विटी दे दूंगा। नॉन कन्वर्टेबल मतलब मेरा पैसा जैसा लिया था वैसा ही मेरा पैसा वापस कर, कैश में लिया कैश में वापस कर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे एक दोस्त यहाँ पे रो रहे हैं, सर थोड़ा सा एनबीएफसी बता दीजिए। चलिए कोई बच्चा नहीं। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी बैंक की तरह ऑपरेट करते हैं, लेकिन बैंक वाले काम नहीं करते। मतलब ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप वहां जाके पैसा नहीं डिपॉजिट कर सकते, ठीक है। लेकिन ये आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है। इनमें आप चेक इशू और चेक क्लियर नहीं करा सकते, ठीक है। ये सब फैसिलिटी ये नहीं प्रोवाइड करते। क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते आप इनसे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी समझ में आता है, फाइनेंस कंपनी, ये उस तरह के लोग, ये आपको लोन देके आपके बिजनेस को चलाने के लिए रेडी है, लेकिन आपके साथ बैंकिंग वाला धंधा नहीं करेंगे। नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा। एक टर्म और पढ़ाऊंगा मैं सीएससीटी, उसके बाद सोचूंगा क्या करना आफ्टर जुलाई। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी इसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है। वो ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। डिफरेंट टाइप मतलब कंटेंट में उतना मजा नहीं आ रहा बताने के लिए। जैसे नॉर्मली कंटेंट में काफी मजेदार है, इसका कंटेंट में वो थ्रिल नहीं आ रहा, कुछ अंदर से मजा नहीं आ रहा। हो सकता है एक बार के बाद दूसरी बार पढ़ाने में शायद आ जाए, बट ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, ठीक है। आइए, एसेट फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अब देखिए, ये एनबीएफसी का पूरा कारोबार आरबीआई रेगुलेट करता है। एनबीएफसी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एक हो सकती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब आइए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब एनबीएफसी के कुछ प्रकार होते हैं। एक होती है एसेट फाइनेंस कंपनी, ठीक है, जिसमें 60% पैसा इसका एसेट जनरेटिंग में लगा रहता है, फिक्स्ड एसेट में लगा रहता है। फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जो बनी होती है दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, ठीक है। लोन कंपनी होती है, लोन कंपनी जिसका काम होता है लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना बिजनेस को रन करने के लिए। फिर एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जिसके 75% ऑफ द लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रहते हैं। मतलब घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, इस तरह के पर्पसेस के लिए, ठीक है। फिर एक होती है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब बेसिकली बकवास है, मतलब ये है ऐसी कंपनी जो 90% ऑफ अपना कलेक्शन क्या चीज में लगाती है, इक्विटी में, प्रेफरेंस में या ऐसी चीजों में, ठीक है। और कहीं पर भी ऐसी जगह पैसा नहीं लगाती जिसका पीरियड ऑफ रिडेम्पशन 10 साल से ज्यादा। मतलब अगर किसी कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, अगर ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो उस कंपनी में 90% पैसा 10 साल से कम रिडम्पशन वाली सिक्योरिटी पे लगा। मतलब इन शॉर्ट समझ लो, 20 साल वाले डिवेंचर में ये पैसा नहीं लगा सकते, एकदम से 20 साल वाले डिवेंचर में ये पैसा लगा नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे इससे आप किस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने हम लोगों ने पेपर्स वगैरह देखे, यहां से स्पेसिफिकली तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है, कि एनबीएफसी वाले ड्राफ्ट से आए। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज गिव अ जनरल रीडिंग टू इट, ठीक है। लेकिन प्राइमरी सिर्फ वो 4 रहेंगे जो मैंने पहले बताया, ठीक है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज मार्केट और वो लास्ट वाला बैंकिंग, वो 4 इस टॉपिक की जान होंगे, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। फिर अपने शुरू करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, सिडबी वाला जनरल रीडिंग के लिए, ठीक है। फिर अपने शुरू करेंगे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो अपना आखिरी है, इंडियन इकोनॉमी। जाता हूं मैं, मुंह धो के आता हूं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। 2 मिनट में शुरू करते हैं, ओके, विद इन 2 मिनट्स।
मार के तुम लोग का जीजू निकाल देंगे, चुपचाप पढ़ो बैठ के, समझना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, खाली बकवास करने दे दो, एक लेवल आगे। रुक भाई हम एक सेकंड यूट्यूब चेक कर लूं, चैनल का क्या परफॉर्मेंस है, कुछ शेयर वेयर तो नहीं करना इधर उधर। ठीक है, ऑल लुक्स फाइन। ये वाला वन शॉट लास्ट वाले से भी अच्छा हुआ, सैटरडे नाइट को किया था, आज मंडे है, ऑलरेडी 2K क्रॉस कर गया। बढ़िया। देखिए सब लड़की वाला कॉम्प्लीमेंट हमको मत दिया कर, ठीक है। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड भी हमको ये बात बोलती है ना, वो भी हमसे यही सुनती है, फालतू का, सब फालतू का कॉम्प्लीमेंट मत दिया कर मेरे को। चलो एक सेकंड रुको। चल कौन किसको वेलकम, अरे आप यहाँ आए किस लिए? हाँ, आप यहाँ आए किस लिए, किसने बुलाया आपको? कहाँ गया यार? हाँ, यहाँ पे दो चीजें बहुत गजब की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ रमजान है, वो तो मेरे को भी पता है, हमें भी पता है वो। तो आज तो चांद रात है ना, है ना, पता है हमें भी, इतनी इंफॉर्मेशन हम भी रखते हैं। चलो अब सुनना, ध्यान से सुन लो, ठीक है। इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से। एक, गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव्स, मतलब वही मेजर पॉलिसीज, आईसीएसएम मौके, हाँ 3 तारीख को पता है मेरे को, वो भी पेपर हम ही दिया है, मतलब अपना अपना सब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरे का इल्जाम मत लगाने लगना मेरे ऊपर, ठीक है। सबसे पहला इनिशिएटिव, मेजर इनिशिएटिव और पॉलिसी, पहला वाला भी हम ही दिया था, दूसरा वाला भी हम ही दिया था, जो तुम अभी कल करके आए हो वो भी मेरा ही था। आइए, हाँ रियली, और फर्क बस इतना सा है, दोनों पेपर सेम ही स्टैंडर्ड के थे, जो उस दिन आपने क्विज लिया था और ये वाला भी। फर्क इसलिए है, उस दिन आप मठूसी कर रहे थे और इस समय आपके फट के 4 थी तो आपने पढ़ लिया, बस फर्क इतना ही है और कुछ, समझे। समय समय की बात, मेजर इनिशिएटिव और दूसरा 5 ईयर प्लान, बस ये दो चीजें इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरलिटी, एक मेजर इनिशिएटिव और एक 5 ईयर प्लान, ठीक है। इंस्टीट्यूट वाला मॉक ऐप है ना, या अनअकैडमी वाला, मतलब अरे वो जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट ले रहा है ना, वो जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट ले रहा है, तो उसके भी तो क्वेश्चन हम मेंबर्स लोग ही सेंड करते हैं। वो जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट ले रहा है उसके भी तो क्वेश्चन हम मेंबर्स लोग ही सेंड करते हैं। क्यों मैं, देखो जब तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से ये बोलते हो ना कि आईसीएसआई थोड़ी ना ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्यों बोलता हूं,
कि तुम्हारे बाप बैठे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है ना वो भी हम मेंबर्स लोग ही कर रहे हैं, कोई आकाशवाणी से नहीं निकल के आ रहे हैं। पैनल का पार्टनर हूं मैं, पैनल में बैठता हूं, ठीक है, टाइम पास करने के लिए नहीं, मतलब हमारे पास डिग्री है, मेंबर हो हम लोग, टाइम पास करने के लिए नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने उस दिन आपको बोला था कि आप स्टैंडर्ड के बारे में मेरे को मत बताओ, मेरे को पता है कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछेगा, मैं पैनल पे बैठा हूं, ठीक है। सबसे बड़ा प्रूफ मैं तुमको दिखाऊं, तुम जाके मेरा मेंबरशिप नंबर इंस्टीट्यूट में चेक करा लेना, CS शांतम गुप्ता देख लेना, ऑल इंडिया रैंक 43 इन CS एग्जीक्यूटिव, उससे बड़ा कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, समझी। और तुम टेंशन मत लो, जब एग्जाम देने बैठोगी ना तो भी समझ में आ जाएगा, पेपर देख के ही आ जाएगा, ठीक है, पेपर देख के ही आ जाएगा। हाँ भाई ये तो सर बोले थे, हम लोग हल्के में ले लिए आया तो कायदे से प्रिपेयर करिए, पेपर इजी ही रहेगा, जिस लेवल का आपको दिया गया उस लेवल का ही रहेगा। चलो आगे आइए, मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है, ठीक है, मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या, चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले CS, वो वाले नहीं जो तुम बनना चाहते हो, SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन स्कीम, याद है, थोड़ा सा याद दिलाता हूं। आप इंडिया से सर्विसेज इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो, सरकार आपको कॉइन्स देगी, कॉइन्स मतलब कैशबैक नहीं होता है, उस टाइप का कैशबैक देगी, उस कैशबैक को यूज करके आप अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर सकते, इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर सकते हो, जो आपको इनकर हुई होगी जब आपने उस चीज को, कुछ चीजों को इंडिया के बाहर से इंडिया में लाया होगा। नहीं नहीं नहीं, जब नया मटेरियल अप्रैल 2022 में आया है, उस सब में आप देखोगे डेटा चेंज है, ठीक है, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है, जुलाई के लिए एप्लीकेबल है, वो आपके एग्जाम के पहले था। कौन सा पूछा, अरे मेरा लेटेस्ट का मतलब है जो आपके मटेरियल में दिया हुआ है, दैट इज लेटेस्ट फॉर अस, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर अपीयरिंग फॉर इन द एग्जाम, ठीक है, दैट इज लेटेस्ट। ये पेज नंबर क्या है भैया बता दो इनको, नंदिता जी को, पेज नंबर है 92 बेटा, आना। तो सबसे पहले इन स्कीमों में एक चीज याद रखना, तुम पढ़ के कुछ और आओगे और ये स्कीम में कुछ और लगा देंगे, फुल फॉर्म देख के जाओ, पता चला अंदर का तुमको सब याद है और वो पूछ लिया फुल फॉर्म और वही तुमको याद नहीं था। तो CS इज, ठीक है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन स्कीम, SEIS, SEIS, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अगला है आपका NDCP, NDCP, सर ये NDCP क्या है, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, मोदी जी द्वारा निकाली गई थी 2018 में। पर्पस क्या है, एक रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना, मतलब जिससे सिक्योरिटी, सेफ्टी, मतलब ऐसी कम्युनिकेशन हो पाए जिसमें किसी भी तरह का इंटरप्शन ना, ठीक है, एक बढ़िया डेडिकेटेड रोबस्ट सिस्टम, रोबस्ट का मतलब होता है जो इजीली टर्न डाउन नहीं होता, दैट इज नोन एज रोबस्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज रोबस्ट। डन, आगे रहिए, आज आखिरी, कल कुछ नहीं। अरे भाई हमारे भैया जी का रोका है, तुम लोग घर से निकलवाओगे क्या हमको, इसीलिए तो आज 2-2 घंटा रखे, वरना कल आराम से बैठ के 2 घंटा नहीं रख लेते। नेक्स्ट, मोदी जी के बनाई गई सबसे पहली पॉलिसी मेक इन इंडिया के बाद, मतलब दूसरी, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, NTP, ठीक है। हाँ रोने मत लगना, लास्ट लेक्चर है, तुम मरने नहीं वाले इसके बाद, चुपचाप पढ़ो, ठीक है। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2050, ए लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, चलो उम्मीद करो कि लास्ट टाइम ही हो, आना इधर, टीवी में ऐड आता है ना, इनक्रेडिबल इंडिया, पहले आता था जिसमें अमिताभ अंकल रहते थे,
इंडिया के अलग अलग फीचर बता रहे होते थे ये, इनक्रेडिबल इंडिया, फिर इनक्रेडिबल गुजरात आया, फिर मध्य प्रदेश आया, सब इनक्रेडिबल है इंडिया के अंदर। फिर भी हम लोग हनीमून मनाने के लिए मालदीव्स जा रहे हैं। इंडिया में सब इनक्रेडिबल है लेकिन हनीमून मालदीव्स में हो रहा है। तो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015 में लॉन्च की गई है, 2015, ठीक है। फिर आया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, ईयर्स देख लेना इसका, ठीक है। 2017 में खाली ईयर और गोल, ईयर और गोल, ठीक है। हेल्थ पॉलिसी का गोल ऑब्वियसली ये था कि अफोर्डेबल कॉस्ट पे हेल्थ प्रोवाइड करें सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया। जिस चीज से हमारे बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। जो 2016 में ये पॉलिसी निकली थी, इसके कारण एक बहुत अच्छी चीज चेंज हुई थी, वो ये थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आप अक्रॉस कैटेगरीज भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे टाइम में था कि मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद था, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स मेरे सर के ऊपर से बाउंस कर जाता था, ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से मैं ले नहीं पाया साइंस। लेकिन अभी अगर ये एनईपी होता, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा होता, आईसीएसई में नहीं, देन आई कुड गो फॉर इंटायर ऑफ कॉमर्स और एडिशनल सब्जेक्ट में मैं फिजिक्स ले सकता, आई कुड हैव डन दैट। So new education policy has made it that students can select on their own, ठीक है, rather than on criteria basis कि आप ये लोगे तो आपको यही मिलेगा। This should not be the case. फिर आता है एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सारे ईयर फुल फॉर्म आएगा जो इस पेपर में पॉइंट वाइज दिए, सब आएगा नहीं पेपर में। अगर बेटा सब जगह से सब कुछ पेपर में आ गया तो 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के जाइए, ये तभी मैं उसको डिस्कस करूंगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली पेपर में क्या आने वाला है, किसी का बाप नहीं बता सकता, मैं मेरे को तो छोड़िए, ठीक है। आइए, एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सर क्या होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब पैसा डायरेक्टली इंडिया के बाहर से इंडिया में लग रहा है, ठीक है, पैसा इंडिया के बाहर से डायरेक्टली इंडिया में लग रहा है। करंटली सरकार अलाउ करती है एयर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 100% इन्वेस्ट करना। सबसे ज्यादा नहीं बेटा, इक्वल मिलेगा आपको। आप पेपर में देख लेना, आप हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर चैप्टर से आप लगभग रख लो इक्वल वेटेज हर चैप्टर का है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें से वो कुछ भी ना पूछे। डिफिकल्टी लेवल मैनेजेबल, ना टफ, मीडियम, ना सुपर डिफिकल्ट, मैनेजेबल लेवल। जो चीज आप जिंदगी में कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उस चीज के बारे में सोची क्यों रहे हो? जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? आप अपना रिजल्ट तो कंट्रोल कर नहीं सकते, अपना एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो ना, तो वो दो ना। खाली ऐसे सोच लो, खाली ऐसे सोच लो, मैं बताता हूँ। आज 2 तारीख है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तुम्हारे पास 4 दिन है, ठीक है। 4 घंटा सोने का रख लो, ठीक है, और 2 घंटा नॉर्मल लॉस, 18 घंटा है तुम्हारे पास ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। क्या तुम इस 18 घंटे को इंटू 4 जितने हैं हर दिन इस्तेमाल कर सकते हो? Do you want to clear CSET that badly? If yes, you can go for the entire syllabus at least 3 times. It may be हर सब्जेक्ट, not talking only about my subject. Put the effort. Put the effort. टोटल में कितने 5 सब्जेक्ट है ना? 5 है कि 6 है? 6 है, 6 है। 3-3 घंटा करके रोज दीजिए, 3-3 घंटा करके रोज दीजिए। नहीं सर हमें तो सर व्हाट्सएप भी करना, फिर बॉयफ्रेंड कैसे मेंटेन करें सर? फिर गर्लफ्रेंड से बात नहीं करेंगे, 6 दिन में छोड़ दी तो वही करो फिर बैठ के, तो वही करो फिर बैठ के। सिंपल।
पूरा एक सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज डिवाइड करो उसको, टॉपिक वाइज डिवाइड करो। मान लो ये इको है, 3 घंटा में एक चैप्टर तो खत्म हो सकता है, तो एक चैप्टर यहाँ, एक चैप्टर यहाँ, एक चैप्टर यहाँ, एक चैप्टर यहाँ, 4 चैप्टर हो गए, खत्म सिलेबस। वहां तो सिलेबस भी बुद्धि भर का है, इतू सा तो सिलेबस है चीटी के जैसा, उसमें भी तुम रो रहे हो, उसमें भी तुम रो रहे हो, चीटी भर का तो सिलेबस है तुम्हारा। Kill it, bro. If you want it that badly, go for it. If you don't want it, do it next time. Simple. आइए. Because after every May there is July, and after every July there is August. It's as simple as that. And after every August there is November. हाँ, तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां से आप डायरेक्टली इंडिया में पैसा लगाते, ठीक है। मतलब इंडिया के बाहर से एक कंपनी सीधे इंडिया में पैसा लगा रही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, 100% इन्वेस्टमेंट आप कौन कौन से सेक्टर में कर सकते हो अंग्रेज होने के बाद? टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में। सो व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटैलिटी? जेडब्ल्यू मैरियट है ना, इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी। JW Marriott है ना, it's not an Indian company. It has business all over India, 100% financed from outside India. पूरा था, कोई इंडियन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, ठीक है, कोई इंडियन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट। टूरिज्म वो है ना, एक क्या नाम है यार उसका, अरे हॉलीडेज बोल के क्या तो नाम है यार उसका, टूरिज्म के लिए जो कराता है, मेक माई ट्रिप जैसा ही है, क्या नाम है उसका, डैडी कुछ करके है उसका नाम, डैडी कुक या कुक डैडी है, अबे गो डैडी तो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, अमेरिकन कुक या ऐसा कुछ है, अमेरिकन कुक या ऐसा कुछ है, ठीक है कोई। तो ये सब सेक्टर में भी 100% एफडीआई लग सकता है। तूने जहां ये पढ़ा है ना, तूने जहां ये पढ़ा है, पहले उसको पढ़ना बंद कर दे। अगर तूने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो आग लगा दे, अगर फोन में पढ़ा है तो स्क्रीन तोड़ दे, लैपटॉप में पढ़ा है तो घासलेट डाल के जला दे उसको। रेलवे अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुआ है और तुम उसमें 100% एफडीआई लगवा दोगे, और अंबानी अंकल वहां बैठ के विमल मलेंगे हाल में हाथ में, और मोदी जी के होते हुए। कौन से नशे के करंट अफेयर्स में लिखा है कि रेलवे 100% एफडीआई में है? दिखाओ तो भाई हमको थोड़ा। अरे तुम खुद सोच, यहाँ मोदी का दोस्त बैठा है अंबानी, जिसके पास पैसे की भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, ठीक है, उसको ना रेलवे देके ये एफडीआई मंगवा लेंगे इंडिया के बाहर से, और अंबानी अंकल यहाँ बैठ के गुटखा मलेगा। ये बड़ी सही दोस्ती है भाई। अगले कैंपेन में ना अंबानी हाथ उठा देगा, बोलेगा कोई फंडिंग नहीं देंगे, खुद से लड़ो इलेक्शन, फिर आओ अब की बार मोदी सरकार करके दिखाओ, फटके 4 हो जाएगा वहीं के वहीं। भाई देयर इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है, हमारे देश को अंबानी अंकल चला रहे हैं, ये बात याद रखना, कभी भूलना मत, ठीक है। ओके डन। तो ये आपकी स्कीमें थी, ये स्कीमबाजी थी, तो स्कीमबाजी हो गया, ठीक है। हाँ, वो ये बात आराधना सही बोली है कि हो सकता है कि कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उनको बुलाया हो, वो दूसरी चीज है, लेकिन पूरी की पूरी रेलवे को एफडीआई में दे देना, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। ऑपोजिशन सरकार ना आग लगा देगी। तू इतना काहे जल रहा है उससे, है? तुम लोग क्या डीडीएल से बना रहा है क्या कि कभी कुछ कुछ होता है, है? एक काम करो आराधना, तुम अपना मेकअप इसको भी दे दो, इसको जलन हो रही है, ये भी लगा के घूमेगा। ये जो लिपस्टिक विस्टिक इसको भी दे दो।
यही क्रिस को उसको ला के दे दो लिपस्टिक विपस्टिक, ये भी लगा के घूमेगा। बुक दे के कोई फायदा नहीं है, उसमें मूड़ी बेच लेगा है ना। चलो 5 ईयर प्लान पे चलते हैं, ठीक है 5 ईयर प्लान पे चलते हैं, आगे आते हैं। 5 ईयर प्लान एक एक करके डिकम्पोज करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हर एक के गोल के साथ। सबसे पहला जो इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान 1951 टू 56, अभी अभी इंडिया आजाद हुआ है, ठीक है अभी अभी इंडिया आजाद हुआ है, ठीक है। और इंडिया में अभी भी प्राइमरी फोकस क्या चीज पे है, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी इंडिया आजाद हुआ है। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया को एग्रीकल्चर के अलावा कुछ आता भी नहीं, ठीक है। सो द मेन प्रायोरिटी इन द ईयर 1950, फैक्ट बात है भाई, वही तो किए हो अंग्रेजों के अंदर, एक हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, और दूसरा हम खेती कर रहे हैं। अब आजादी तो मिल गई, तो अब क्या करोगे, खेती, वही के लिए तो लड़ रहे थे तुम बैठे बैठे। और क्या ही आता है अभी तुमको, अभी तो कुछ भी नहीं आता तुमको, ठीक है, अभी तो तुमको देश को चलाने भी नहीं आता है ठीक से, इसीलिए तो 40 साल देश चलाने के बाद क्राइसिस में चला गया था देश, और 200 साल जब अंग्रेजों ने चलाया तो क्राइसिस में नहीं गया था। प्रूव्स द फैक्ट कि उनकी मैनेजमेंट स्किल्स हमसे अच्छी है, हमें अपने खुद के देश को चलाना नहीं आता। नो मैटर ये गोरे कैसे भी थे, बट दे आर गुड मैनेजर्स, दे प्रूव्ड इट, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा सा सोचो इस बारे में, सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान वाज अ परमानेंट मूव दैट दे प्लेड, ensuring that India can never become a superpower in terms of GDP, क्योंकि जितना लैंड उन्होंने पाकिस्तान में दिया है ना, अगर वो इंडिया का पार्ट होता तो इंडिया हर ग्रेन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे होता। और जिसके पास खाना है उसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल, तो दिमाग उनका बहुत तेज है। तो 5 ईयर प्लान का सबसे पहला फोकस क्या था, 5 ईयर प्लान का सबसे पहला फोकस था तो इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दैट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब पहला 5 ईयर प्लान खत्म हुआ 1956 में, ठीक है। इस टाइम पे और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, मैं बताता हूं। पहला 5 ईयर प्लान जब के दौरान इंडिया में 1948 में एक आईपीआर लॉन्च हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसका काम था इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गवर्न करना, इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गवर्न करना, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गवर्न करना। लेकिन वो पॉसिबल नहीं, वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया था। रीजन फॉर इट गेटिंग फ्लॉप्ड वाज कि भाई स्कोप ही नहीं था ना, आदमी एग्रीकल्चर के आगे सोच ही नहीं पा रहा, वही आता उसको तो इंडस्ट्री का घंटा लगाए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 1956 में ये खत्म हुआ और इंडिया का नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आया, तो पहला आईपीआर फेल होने के बाद इन्होंने दूसरा आईपीआर निकाला, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, दूसरा आईपीआर, दिस इज द सेकंड आईपीआर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक चीज सोचिएगा, हाँ एक चीज सोचिएगा, अगर आईपीआर निकल रहा है जिसका मेन फोकस इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान का भी मेन फोकस इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 1948 was the first industrial growth and only 20% of plan allocation was diverted towards agriculture। मतलब देखो प्रॉब्लम्स इंडिया की पता है क्या है, कि they were not good at multitasking। ये लोग सोच रहे थे, एक्चुअली इंटेंशन कुछ गलत नहीं है इसमें, बट इंटेंशन ऐसा था ना कि एक एक करके सेक्टर्स को इंप्रूव कर, बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा था जो चीज 200 साल से खराब है वो 5 साल में ठीक नहीं हो सकती कि आप उसको छोड़ के किसी और को एडजस्ट करना शुरू कर, नॉट पॉसिबल। हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, टाइम हो गया क्या, ठीक ठीक ठीक, आराम से, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन फोकस था वो था इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंप्रूव करना, ठीक है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, पहले वाले में इन्होंने सोचा एग्रीकल्चर के बारे में तो इंडस्ट्री को इग्नोर कर दिया, दूसरे वाले में इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में सोचा तो एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। ये एक बार में दो चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। देखो लिखा ना, ओनली 20% ऑफ द प्लान एलोकेशन वाज डिवोटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। तो अब देखना तीसरे 5 ईयर प्लान में पता है जाके क्या होगा, एग्रीकल्चर फ्लॉप हो जाएगा, फिर एग्रीकल्चर में चलो, ठीक है।
तीसरे 5 ईयर प्लान में इनकी प्रायोरिटी क्या थी पता है? 1961 से 66 के बीच में, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी थी सेल्फ सफिशिएंसी लेके आना है इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन, ठीक है, रॉ मटेरियल उगाने हैं इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाना है। मतलब 1961 में मेन टारगेट पता है क्या था? एक, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है हमारी इकोनॉमी को, मतलब बाहर से कुछ नहीं लाना है, और इतना ज्यादा उगाना है कि एक्सपोर्ट हो जाए। और भाई मैं एक चीज बताऊं आपको, ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको एक्चुअली में अगर देखा जाए तो देश तो चलाना आता ही नहीं है ना, क्योंकि जो 200 साल के पहले देश चला रहे थे वो तो मार के चले गए राजा महाराजा सारे। अब आपके हाथ में एक देश है जो एक डेमोक्रेसी है, अब आप उसको मैनेज कैसे करोगे जिसके रिसोर्सेज पूरे के पूरे डिप्लीटेड है, सब कुछ तो लोग लेके भाग गए। उसके बाद लड़ाई झगड़ा अलग, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर भी हो गई थी, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो गई थी, इंडो पाक वॉर। अब वॉर पे भी फोकस करना है, इसी की वजह से इनका 5 ईयर प्लान भी डिले हो गया था। आप देखोगे एक चीज नोटिस करना, 1966 में थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, अगला 5 ईयर प्लान 69 में आया। 3 साल का बीच में प्लान हॉलीडे है, क्योंकि इंडिया पाक वॉर का ना, जो देखो हर वॉर का ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, रिप्रकर्शंस होता है, रिप्रकर्शंस बोलते हैं उसको, वॉर इम्पैक्ट, ठीक है, जो ना कॉमन सिटीजन्स को ही बेयर करना पड़ता है, ठीक है, उनको ही बेयर करना पड़ता है। इसीलिए ना मैं बोलता, इसीलिए अपने बोलते हैं कि वॉर में किसी का फायदा नहीं, सबका नुकसान। वॉर एक ऐसी चीज है जो लड़ने वाला जो जीत रहा है वो भी नुकसान में है, जो हार रहा है वो भी नुकसान में है, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला, नो वन विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, रशियन इकोनॉमी तबाह हुई, तो यूक्रेन की भी इकोनॉमी तबाह हो गई। दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। और उल्टा जब रशिया इसको इवैल्यूएट करेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि ये वॉर की वजह से रशिया की इकोनॉमी पे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है कंपेयर टू यूक्रेन। बट फिर बात वही है कि रशिया की नजर में ये मूव सही था, और मेरे नजर में भी रशिया का ये मूव सही था। It was justified. What they did was right. ठीक है, they had to. There was no other option. कभी कभी आपको पता होता है कि जो काम आप कर रहे हो वो गलत है, लेकिन फिर भी आपको करना है, because there is no other option. ठीक है, अब एग्जाम हॉल में तुम बैठे हो, चीटिंग करना है तुमको पास होने के लिए, बगल वाला पूरा पेपर लिख चुका है, तुमको दिख रहा है, ठीक है, तुमको दिख रहा है, तो तुम देखोगे तो है ही ना, जबकि तुमको पता भी है गलत है, बट पास होना जरूरी है ना। सिविलियंस पे अटैक, भाई क्या आप सिविलियन खोज खोज के मारेंगे क्या? आप बिल्डिंग पे अटैक करना तो क्या पहले बोलेंगे सिविलियन तुम नीचे उतरो, तब बिल्डिंग में बॉम्ब गिराएंगे? उतना सिविलियन को खुद अकल होना चाहिए ना कि वहां नहीं घुसना है। सिविलियन तो और बड़ा। आइए, फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या क्या आता है, ठीक है, ठीक है, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो शुरू हुआ है 1969 से, और ये कंटिन्यू होगा 1974। 69 से 74 5 साल हो गए, 69 से 74 5 साल हो गए, 5 इयर्स। 1969 में शुरू हुआ, ये कंटिन्यू होगा अप टू 1974, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या था? इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। दिस इज द टाइम व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इन्वेंटेड। तो भैया ग्रीन रेवोल्यूशन में मेन एम क्या था कि एनुअल ग्रोथ लेके आएंगे फूड ग्रेन्स में, जो चाइना, जब ये पाकिस्तान पे फोकस कर रहे थे फिर लड़ाई की तरफ फोकस चला गया। पता है आपको, मल्टीटास्क तो कर नहीं सकते। लड़ाई शांत हुई, इन्होंने बोला एक काम करते हैं वापस आ जाते हैं ग्रोथ, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने इंप्लीमेंट किया, इंडिया के बाहर से एक डॉक्टर आया, डॉक्टर नॉर्मन, उसने अपने बाहर में किया, तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना जुगाड़ू आया, सुब्रमण्यम मैया MS स्वामीनाथन, और उसने ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखिए टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन द 1966, ठीक है, इन इंडिया, सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। लेकिन
क्योंकि आपकी किताब बोलती है 4th, तो 4th खत्म। आपकी किताब बोलती है 4th, आपका इंस्टीट्यूट बोलता है 4th, तो 4th, एकदम से। क्योंकि वो क्लोज ऑफ 1966 हुआ था, वही वो क्लोज ऑफ 1966 पे था, ठीक है। उसका इंपैक्ट आपको 69 ऑनवर्ड्स पता चला, क्योंकि तब लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। सो वी से दैट इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द 4th 5 ईयर, ठीक है, एकदम से। देखो भाई, मैं सिंपल बताता हूँ, लॉजिक अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, ठीक है, कॉन्सेप्ट अपनी जगह और मार्क्स अपनी जगह, ठीक है। मैं सीबीएसई में भी पढ़ाता हूँ, सेम चीज बोलता हूँ। आप उसमें जो इन्फ्लेशनरी, जो बच्चा भी ग्राफ दिखाया था ना, वो ग्राफ गलत है, वो लॉजिकली भी गलत है, वो ग्राफ है ही घटिया, वैसे बनता ही नहीं है ग्राफ इन्फ्लेशनरी का, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी वही बोलता है तो फिर वही सही है। गरीब ने वो जो बच्चा भी आया था ना, नितिन, जो दिखा रहा था, तो वही सही है, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ प्लस के क्लासेस में, पहले लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है, कि ये देखो भैया, ये चीज सही है और ये चीज गलत है, और हम लोग एग्जाम में गलती वाला बना के, अगर हमें नंबर चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर सही वाला बनाएंगे तो वो उन्हें समझ में नहीं आएगा, एकदम क्लियर सी बात। कॉन्सेप्ट अपनी जगह, मार्क्स अपनी जगह, ठीक है। नहीं, वो बेटा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि एमसीक्यू में इन्फ्लेटर लिखा हुआ है, बट किताब में तो डिफ्लेटर ही लिखा है ना आगे, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आइए आगे। ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, सुधरेंगे नहीं। आइए, ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड 4th 5 ईयर प्लान से आया था। 10 घंटा एक बार वॉइस मैसेज डाल दिया, 10 बार नहीं सॉरी बोल सकते, एक बार बोल दिया बहुत है। सही में मेरे मुंह से सॉरी सुनना बहुत मुश्किल है, एक बार सुन लिया इन लोग ने, बहुत खुशकिस्मत है, दोबारा नहीं सुनने मिलेगा। आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा तो जाओ घूम के। आज 6 बजे लोग जाएगा तो है ही दूसरा टीचर का क्लास में, क्योंकि मेरा हो नहीं रहा तो किसी और का तो है ही, कल वापस आ जाएगा। इतना मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, और दूसरे पे तो और ज्यादा है मेरे को, क्यों पका देगा। नेक्स्ट, 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5वां 5 ईयर प्लान कब आया था? 1974 से 1979। याद भी रह जाएगा आपको, कैसे बोलो तो 74 और 79 के बीच में कितना का अंतर है? 5। 74 और 75 के बीच में कितना का अंतर है? 5। सो दिस इज द 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, 5th 5 ईयर प्लान का और 3rd 5 ईयर प्लान का दोनों का गोल सेम है, सेम एज 3rd। तो पता ही ये तुमको क्या दिखाता है? 4th 5 ईयर प्लान डब्बा था। अगर 3rd और 5th का गोल एक ही है, इसका मतलब है 4th वाला डब्बा था। एज सिंपल एज दैट, कोई काम नहीं आया, ठीक है, कोई काम नहीं आया, ठीक है, कोई काम नहीं आया। 5th में इन्होंने एक एक्स्ट्रा एडिशन किया, वो था पॉवर्टी इरेडिकेशन। पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब बेसिकली इन्होंने बोला जो 3rd में प्लान था वो 5th में भी रखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ एक गोल और ऐड कर दो, थोड़ा नया लगेगा देखने, वरना लोग बोलेंगे तो पिछले वाले में फेल हो गया था, यही के लिए वापस से कर रहा है क्या? अब तू सिंपल सी बात, सीए जैसा कोर्स है ना, आप उन लोगों को करना चाहिए जिनके रिलेटिव बहुत कम है, ठीक है, जिनके रिलेटिव बहुत कम है, उससे पहले खत्म हो जाएगा, जिनके रिलेटिव बहुत कम है। क्योंकि रिलेटिव लोग की आदत क्या होती है ना, आपसे मिलेंगे पूछेंगे और बेटा क्या कर रहे हो जिंदगी में, तो बोला सीए, 1 साल बाद मिलेंगे
और क्या चल रहा है, तुम बोले सीए ना, 1 साल से वही चल रहा है। अबे अंकल टाइम लगता है, तेरे गुटखा खाने जैसा थोड़ी ना है, तुम्हें खा के थूका और सीए हो गया। तो उन लोगों को करना चाहिए जिनके आगे पीछे कोई ना, एकदम सिंपल। तो 5th 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी साथ में एक एडिशनल है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड। नेक्स्ट, अब आया 6th 5 ईयर प्लान। सर 6th 5 ईयर प्लान क्या होता है? 6th 5 ईयर प्लान जो आया था 1980 से 85 में, मेन फोकस क्या चीज पे था? टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना, ठीक है। ये जो मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना। कैसे? वेयर हाउसेस बना दो, अंडरग्राउंड वाटर बना दो, फर्टिलाइजर बना दो, ठीक है। ये सारी चीजें इंप्रूव कर दो, ठीक है, ये सारी चीजें इंप्रूव कर दो। नेक्स्ट, 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान क्या था? 7th 5 ईयर प्लान जो 7वां 5 ईयर प्लान निकला, वो 7वां 5 ईयर प्लान क्या चीज पे फोकस करता था? ध्यान से सुनो, ठीक है। ये मेरा फेवरेट 5 ईयर प्लान है क्योंकि ये सबसे इजी, ठीक है। इस 5 ईयर प्लान में इंडिया को हाईएस्ट ग्रोथ मिला था। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, विच 5 ईयर प्लान गॉट इंडिया द हाईएस्ट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर? इट वाज द 7th 5 ईयर, जिसमें इनको 4% ग्रोथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान हाईएस्ट ग्रोथ रेट मिला, मतलब ऐसे कुछ यूनिक टाइप के होते हैं ना, हाईएस्ट लोएस्ट, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले स्कीम होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आने वाली स्कीम बताता हूं मैं आपको। ये जो नैप है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, नैप, नैप सोना 2000, ये किस 5 ईयर प्लान में आई थी? एक तो तरीका है काउंटिंग, ठीक है, एक तो तरीका है काउंटिंग, और दूसरा तरीका क्या है पता है? सिंपल, 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। देखो भैया, आलसी आदमी और हार्ड वर्किंग आदमी के बीच में फर्क सिर्फ एक होता है, नींद का, ठीक है। आलसी आदमी 9 से 10 घंटा सोता है, ठीक है, और एक्टिव आदमी जिसको जिंदगी में कुछ करना होता है वो 4 से 5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। 4 से 5 को ऐड कर लो, 9 आता है, और 910 में तो 9 आता ही आता है। तो 9th 5 ईयर प्लान में नैप निकल के आया था, NAP 2000 वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 9th 5 ईयर। कौन से 5 ईयर प्लान में? 9। नींद तुम्हें नहीं आती तो इसको पुट टू वर्क करो ना। कब तक आशिकी के ख्याल में खोई रहोगी? पढ़ाई में आ जाओ। मुझे नहीं आती। नेक्स्ट, 10th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान, 10वां, याद रखना 12वां वाला मोदी जी का आखिरी था, ठीक है। अच्छा, ये जो 10th 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है, इसका एम बहुत जरूरी है, ठीक है। एम क्या है? अब एक बात सुनिए, मैं रिलेट करके समझा देता हूं आपको। एम क्या है? 4% ग्रोथ हम लोग 7th 5 ईयर में ही ऑलरेडी मिल चुकी है। ओए, 7% ग्रोथ हमें 7th 5 ईयर में ही ऑलरेडी मिल चुकी है। अब हमें 7 से कुछ ज्यादा चाहिए, समथिंग मोर। तो 10वें 5 ईयर प्लान में हमने आइडिया ये लगाया कि हमको 4% से ज्यादा ग्रोथ लेके आना है एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दैट वाज द प्लान ऑफ द 10th 5 ईयर, दैट यू हैव टू गेट मोर देन 4%, more than 4%, ठीक है, मोर देन 4%। क्लियर? नेक्स्ट, ये है मेन एम्स ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है।
ये मेन एम में से सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, 4% एंड ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ विद इक्विटी इन रीजन एंड अमंग द फार्मर्स। दूसरा है कि इक्वालिटी क्रिएट करनी, ठीक है, इक्वालिटी क्रिएट करनी, ठीक है। अगर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, फार्मर्स के बीच में, तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फंडिंग के लॉस की, और वो लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी कैसे चाहिए, रीजन में आपको फंडिंग प्रोवाइड करनी है, 10th 5 ईयर प्लान। और 10th 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था, एक ये और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहीं से मोदी जी को समझ में आ गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इस टाइम हालांकि मोदी जी आए नहीं थे, इसके और 7 साल बाद मोदी जी प्रकट हुए थे हमारे सामने। फिर आया था आपका 11th 5 ईयर प्लान, जिसका मेन वर्ड जो 11th 5 ईयर का प्लान का है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। काम क्या है, आपको ग्रोथ भी अचीव करना है, साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। यहां पे आपको फुल फॉर्म याद करने हैं 2 ठो, देखिएगा इधर। NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था, इट वॉज ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान 2007। था ना ये क्वेश्चन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। और भैया हमारा जो एक तो क्लास में लड़का है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2008, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस आप इतने के लिए रेडी रहो तो काफी है, और आपको ज्यादा इधर उधर दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। और कृष के ऊपर ध्यान करके ध्यान दे देना, ठीक है। कृष नामक जो आदमी है, इसके ऊपर ठीक से ध्यान दे देना। लास्ट 5 ईयर प्लान का स्कोप एकदम सेम था, और इसके बाद मोदी जी ने 5 ईयर प्लान की प्रथा खत्म कर दी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई थी, ठीक है, लास्ट 4 साल में 1.6%, सच में टारगेट था 4% का, हुई सिर्फ 1.6%। तो गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया कि अब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि तो औकात से भी कम है। ये तो 50, ये तो वही बात हो गई कि तुम 200%, 200 में से 100 नंबर लाने के लिए बैठे, ठीक है, और 100 भी नहीं आया, 1.6 में खत्म हो गए, 1.6 में खत्म हो गए। ये तो वो वाली बात हो गई, ठीक है। आइए, तो ये हो गया आपका 12th 5 ईयर प्लान, ओके। सो 12th 5 ईयर प्लान का फोकस था कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके, इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करके, साथ ही साथ एक नया टर्म यहाँ पे निकल के आया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग लाके इसको। अब भैया आज की क्लास खत्म हुई, ठीक है, दोनों चैप्टर इन्होंने पूरा सिलेबस 4 घंटा में रिवाइज किया। अब मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, डरिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। 1, 2 एंड 3 चैप्टर को एकदम पक्का करके 4 और 5 का सिलेक्टिव स्टडी करिएगा, ठीक है। 4 और 5 का सिलेक्टिव स्टडी करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। 4 और 5 खाली सिलेक्टिव मारना। जितने एमटीपी आरटीपी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एकदम बिंदास करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को वापस मेरे को ना देखना पड़े, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कि सब कोई पास हो जाए, वापस मेरे को किसी को ना देखना पड़े, ठीक है। फिर यहां तो नहीं मिलेंगे, फिर कहीं और मिल लेंगे, ठीक है। हाँ, सो वी विल मिस, आई विल मिस यू एज वेल गाइस। कोई दिन अपने कॉल रखेंगे, ठीक है, रख लेंगे, ठीक है, किसी दिन अपने रख लेंगे, एक बार आपका हो जाए उसके बाद एक दिन जूम मीटिंग रख लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मजा बहुत आया आपके साथ, जो भी थोड़े बहुत हमारे मोमेंट्स थे, हंसी मजाक मारपीट गुस्सा गुस्सी जो भी था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, भूल चूक सब माफ करना, मेरे से भी अगर कोई गलती हो गई हो माफ कर देना, अगर गलती नहीं माफ कर सकते कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फर्क तो हमको ऐसे पड़ता नहीं है, पर ठीक है, फिर भी बोलना जरूरी है, इट्स गुड टू बी हम्बल। तो ओके, चलो अब आराम से आप जाइए, मैथ्स की क्लास 7 बजे कर लीजिए, उसके बाद अपने फिर मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। चलो, और कोई भी चीज हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डरने की बात नहीं, पेपर इजी है, ठीक है। बाय बाय, सी यू।